हम सब ने स्कूल में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ये नाम तो रटे हैं और सुनते ही वो सफेद दाढ़ी वाली मूर्ति आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इन मूर्तियों के पीछे का इंसान कैसा था और उनके विचार जो हजारों साल पुराने हैं आज भी इतने जरूरी क्यों हैं? बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हमारे पास जो नोट्स हैं उनकी मदद से हम इन्हीं में से एक प्लेटो की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। और ये सिर्फ कोई किताबी चर्चा नहीं होगी। प्लेटो के विचार एक तरह से आज की दुनिया के लिए एक आईने की तरह है। आईने की तरह? कैसे? वो वास्तविकता, ज्ञान, एक अच्छा समाज, इन सब के बारे में कुछ ऐसे बुनियादी सवाल उठाते हैं जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि प्लेटो कौन थे, बल्कि ये समझना है कि उनकी सोच आज भी पश्चिमी दर्शन की नींव क्यों मानी जाती है। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फिर इस नींव को खोदना शुरू करते हैं। प्लेटो यानी 428 ईसा पूर्व एथेंस में एक रईस परिवार में जन्मा एक शख्स। लेकिन हमारे नोट्स में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि प्लेटो उनका असली नाम था ही नहीं। हाँ, ये बात उन्हें एकदम से एक किताब के पन्ने से निकालकर हमारे सामने ले आती है ना? हाँ, उनका असली नाम शायद एरिस्टोकल्स था। प्लेटो एक निकनेम था जिसका मतलब होता है चौड़ा या ब्रॉड। कहते हैं कि ये नाम उन्हें उनके कुश्ती के कोच ने दिया था। कुश्ती के कोच ने? हाँ, शायद उनके चौड़े कंधों की वजह से। कमाल है। मतलब पश्चिमी दर्शन का पितामह एक पहलवान था। ये तो किसी ने स्कूल में नहीं बताया। नहीं बताया। ये सोचने से ही वो एक संगमरमर की मूर्ति कम और एक जीता जागता इंसान ज्यादा लगते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पहलवान को एक दार्शनिक बनने पर मजबूर कर दिया। मैं उनके गुरु सुकरात की मौत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ था। ये सिर्फ एक गुरु को खोने का दुख नहीं था। सोचिए, आपके शहर का लोकतंत्र जिसे आप दुनिया का सबसे उन्नत सिस्टम मानते हैं, वो आपके गुरु को जिसे आप सबसे बुद्धिमान इंसान मानते हैं, उसे मौत की सजा दे दे। हाँ, और सिर्फ सवाल पूछने के लिए। इस घटना के बाद लोकतंत्र से प्लेटो का भरोसा ही उठ गया। तो उनका राजनीति में जाने का जो भी इरादा रहा होगा वो वहीं बिल्कुल खत्म हो गया। उस एक घटना ने सब बदल दिया। तो फिर उन्होंने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई? समाज को बदलने के लिए उन्होंने कौन सा दूसरा रास्ता चुना? उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसका असर कह सकते हैं आज तक है। लगभग 387 ईसा पूर्व में उन्होंने एथेंस में एक स्कूल खोला, दी एकेडमी। हाँ, दी एकेडमी। और ये कोई मामूली स्कूल नहीं था। इसे पश्चिमी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये एकेडमी लगभग 900 सालों तक चली। 900 साल? 900 साल? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी इसके सामने बच्ची हैं। और जैसा कि नोट्स में बताया गया है, यहाँ सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेटो का मानना था कि दुनिया को समझने के लिए आपको हर चीज को, मतलब हर चीज को समझना होगा। अच्छा। इसलिए एकेडमी में गणित, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति सब कुछ पढ़ाया जाता था। उनका विचार था कि ज्ञान आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब एक अच्छा शासक या नागरिक बनने के लिए सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान, नैतिकता, इन सब की गहरी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर उनका सबसे मशहूर शिष्य भी पढ़ा, अरस्तु। अरस्तु। तो एक तरह से सुकरात से प्लेटो और प्लेटो से अरस्तु तक विचारों की एक सीधी विरासत तैयार हुई। लेकिन सुकरात ने तो कुछ लिखा नहीं, पर प्लेटो ने लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लगभग 35 दार्शनिक संवादों का जिक्र है हमारे नोट्स में। हाँ, और उनका सबसे प्रसिद्ध काम है द रिपब्लिक। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि न्याय और एक आदर्श समाज का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा दस्तावेज जिस पर आज भी विश्वविद्यालयों में बहस होती है। ठीक है, तो अब जब हमने प्लेटो के जीवन और उनके काम की नींव समझ ली है, तो चलिए उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे दिमाग चकरा देने वाली थ्योरी पर आते हैं। रूपों का सिद्धांत। हाँ, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। नोट्स में इसे एक अदृश्य, शाश्वत और आदर्श रूपों के दायरे के रूप में समझाया गया है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है और ये प्लेटो के पूरे दर्शन का कह सकते हैं केंद्र है। प्लेटो कहते हैं कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से छूते हैं, हाँ, ये असली दुनिया है ही नहीं। एक मिनट, क्या? तो ये जो मेरे सामने माइक है, ये असली नहीं है? प्लेटो के हिसाब से नहीं, ये असली दुनिया की एक परछाई या एक अधूरी नकल है। एक नकल? हाँ, उनके मुताबिक एक और दुनिया है जो भौतिक नहीं है। वो विचारों की, आदर्शों की दुनिया है जिसे वो रूपों का दायरा या रेल्म ऑफ फॉर्म्स करते हैं। इस दुनिया में हर चीज का एक आदर्श, उत्तम और शाश्वत रूप या फॉर्म मौजूद है। थोड़ा और समझाइए, ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं,
हमारी दुनिया में हजारों तरह की कुर्सियां हैं, लकड़ी की, प्लास्टिक की, आरामदेह, सख्त। ये सब अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हम सबको कुर्सी क्यों कहते हैं? प्लेटो के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि रूपों के दायरे में एक आदर्श कुर्सीपन का रूप मौजूद है। वो असली कुर्सी है। अच्छा। और हमारी दुनिया की सारी कुर्सियां बस उस असली आदर्श कुर्सी की अधूरी नकल हैं। हम इन रूपों को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और तर्क से ही समझ सकते हैं। वाह, तो ये तो लगभग ऐसा है जैसे हर कुर्सी एक 3D प्रिंटर से निकली हो, लेकिन असली ब्लूप्रिंट या कैड फाइल कहीं और एक अदृश्य सर्वर पर मौजूद है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और हम सिर्फ प्रिंटेड कॉपियां देख सकते हैं, असली डिजाइन नहीं। ये तो हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ चीजों पर ही नहीं, बल्कि विचारों पर भी लागू होता है। जैसे न्याय। हाँ, हमने दुनिया में कई न्यायपूर्ण फैसले देखे होंगे, लेकिन कोई भी फैसला पूरी तरह से 100% न्यायपूर्ण नहीं होता। पर न्याय का जो आदर्श विचार है, जो उसका रूप है, वो उस अदृश्य दुनिया में मौजूद है, और हम उसी आदर्श को पाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन तर्क हमें उस असली दुनिया की सच्चाई तक ले जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा आइडिया है पचाने के लिए। और मुझे लगता है कि प्लेटो को भी ये बात पता थी। मैंने सुना है कि उन्होंने इस मुश्किल आइडिया को समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार कहानी का इस्तेमाल किया, वो कैदियों वाली कहानी। हाँ, उन्होंने एक ऐसी कहानी गढ़ी जो शायद दर्शन के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, गुफा का रूपक, एलेगोरी ऑफ द केव। हाँ, ये कहानी उनके रूपों के सिद्धांत को एकदम साफ कर देती है। तो चलिए इस गुफा के अंदर चलते हैं। कहानी क्या है? कल्पना कीजिए कि कुछ लोग जन्म से ही एक अंधेरी गुफा में कैद हैं। उन्हें इस तरह जंजीरों से बांधा गया है कि वो सिर्फ अपने सामने वाली दीवार को ही देख सकते हैं। न वो अपना सिर घुमा सकते हैं, न एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक है। उनके पीछे एक आग जल रही है, और उस आग और कैदियों के बीच एक रास्ता है जिस पर से लोग तरह तरह की चीजें, जानवर, बर्तन, औजार, ये सब लेकर गुजरते हैं। और उन चीजों की परछाइयां सामने की दीवार पर पड़ती हैं? बिल्कुल। कैदियों के लिए वो परछाइयां ही असलियत हैं। उन्होंने कभी असली चीजें देखी ही नहीं। अगर कोई दीवार पर एक घोड़े की परछाई देखता है तो उसके लिए वही घोड़ा है। वही घोड़ा है। उनकी पूरी दुनिया, उनकी भाषा, उनका ज्ञान, सब कुछ उन परछाइयों तक ही सीमित है। ये तो बहुत डरावनी कल्पना है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक कैदी को आजाद कर दिया जाता है। यही है हमारा दार्शनिक, है ना? हाँ, वही है दार्शनिक। अब सोचिए उस कैदी का क्या होगा। उसे जबरदस्ती गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में लाया जाता है। उफ। पहली बार सूरज की रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है। सब कुछ चकाचौंध करने वाला, दर्दनाक होता है। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। वो शायद वापस भागना चाहेगा। हाँ, वो वापस गुफा के जाने पहचाने अंधेरे में भागना चाहेगा। ये तो स्वाभाविक है। हम सब बदलाव से डरते हैं, खासकर जब वो इतना बड़ा हो। सही बात है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें अभ्यस्त होती हैं। पहले वो परछाइयों को देखता है, फिर पानी में चीजों का प्रतिबिंब, और फिर आखिरकार वो असली चीजों को, असली पेड़, असली जानवर, और अंत में सूरज को देख पाता है। और तब उसे समझ आता है कि उसने जिसे आज तक असलियत समझा था, वो तो बस इन असली चीजों की एक धुंधली नकल थी। ये उसकी आत्मा का सफर है। गुफा यानी हमारी इंद्रियों की दुनिया से निकलकर बाहर की असली ज्ञान की दुनिया में। और सूरज, वो परम शुभ के रूप का प्रतीक है, जो हर चीज को रोशनी और अस्तित्व देता है। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है। वो दार्शनिक उस सच्चाई को अपने तक नहीं रखता। वो वापस गुफा में जाता है। हाँ, अपने साथी कैदियों को बताने के लिए। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते होंगे। विश्वास करना तो दूर, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि बाहर की यात्रा ने इसकी आंखों को बर्बाद कर दिया है। वो अपनी परछाइयों की दुनिया में खुश हैं, उन्हें सच्चाई नहीं चाहिए। सच्चाई डरावनी और परेशान करने वाली लग सकती है। वो शायद उसे मारने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जैसा एथेंस ने सुकरात के साथ किया था। तो ये रूपक सिर्फ वास्तविकता की प्रकृति के बारे में नहीं है, ये एक जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी है। ये सवाल उठाता है कि समाज में ज्ञानी व्यक्ति की भूमिका क्या है, और आम जनता ज्ञान के प्रति इतना प्रतिरोध क्यों करती है। सही। ये गुफा वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर ज्यादातर लोग अंधेरे में ही खुश हैं और परछाइयों को ही सच मान रहे हैं, तो फिर समाज चलना कैसे चाहिए? क्या प्लेटो का इस पर भी कोई विचार था? मेरा मतलब है,
शासन करने का हक किसे होना चाहिए? और यहीं से हम प्लेटो के राजनीतिक दर्शन पर आते हैं, जो सीधे उनके रूपों के सिद्धांत और गुफा के रूपक से निकलता है। अच्छा। सुकरात की मौत के बाद प्लेटो को लोकतंत्र से, कह सकते हैं, नफरत हो गई थी। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब था अज्ञानियों का शासन। अज्ञानियों का शासन। उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर आप बीमार हो तो क्या आप भीड़ से वोट कराएंगे कि आपका इलाज कैसे हो, या आप एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएंगे? जाहिर है डॉक्टर के पास। तो फिर राज्य चलाने जैसा सबसे महत्वपूर्ण काम हम उन लोगों को क्यों सौंप देते हैं जो बस लोकप्रिय हैं, न कि सबसे बुद्धिमान? प्लेटो के अनुसार शासन करने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो गुफा से बाहर निकल चुके हैं। वो लोग जिन्होंने परम शुभ के रूप को देख लिया है और सच्चाई को जानते हैं। ये हैं दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग्स। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये विचार थोड़ा खतरनाक नहीं है? मतलब कुछ गिने चुने लोगों को ये तय करने का अधिकार देना कि सच्चाई क्या है और बाकी सब अज्ञानी हैं। हाँ, ये तो एक तरह की तानाशाही की तरफ ले जा सकता है। क्या इस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया? ये प्लेटो के दर्शन की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है, और ये एक जायज सवाल है। लेकिन प्लेटो के दार्शनिक राजा कोई तानाशाह नहीं है जो अपनी शक्ति का आनंद लेते हैं। असल में वो शासन करना ही नहीं चाहते। वो शासन नहीं करना चाहते? नहीं, उन्हें तो ज्ञान की दुनिया में रहना पसंद है। लेकिन वो इससे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो गुफा में वापस जाएं और दूसरों का मार्गदर्शन करें। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है मरीजों का इलाज करना, भले ही उसे बीमारियां पसंद ना हो। तो वो व्यक्तिगत लाभ से नहीं बल्कि तर्क और न्याय के ज्ञान से प्रेरित होते हैं। हाँ, उनका मोटिवेशन यही है। ठीक है, तो मान लिया कि ये दार्शनिक राजा निस्वार्थ हैं, पर वो अपने इस आदर्श राज्य, जिसे नोट्स में कैलेपुलिस कहा गया है, उसकी संरचना कैसे करते हैं? मैंने त्रिभागीय आत्मा के बारे में कुछ पढ़ा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की तुलना एक आदर्श इंसान की आत्मा से की। उनका मानना था कि हमारी आत्मा के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से? हाँ, पहला हिस्सा है तर्क, रीजन, जो हमारे सिर में होता है। ये सत्य और ज्ञान की खोज करता है। ठीक है। दूसरा है भावना, स्पिरिट, जो हमारी छाती में होती है। ये सम्मान, साहस और जीत की इच्छा रखती है। तीसरा है कामना, एपेटाइट, जो हमारे पेट में होती है। ये भोजन, धन और यौन सुख जैसी शारीरिक इच्छाओं की तलाश करती है। तर्क, भावना और कामना। हाँ, और एक न्यायपूर्ण और संतुलित इंसान वो है जिसमें तर्क, भावना और कामना पर नियंत्रण रखता है। और यही मॉडल वो पूरे समाज पर लागू करते हैं। बिल्कुल, वो समाज को भी इन्हीं 3 वर्गों में बांटते हैं। तर्क से मेल खाते हैं शासक, यानी दार्शनिक राजा। अच्छा। भावना से मेल खाते हैं सैनिक या रक्षक, उनका काम है राज्य की रक्षा करना। और कामना? और कामना से मेल खाते हैं उत्पादक और श्रमिक, यानी किसान, कारीगर, व्यापारी, जिनका काम समाज की भौतिक जरूरतों को पूरा करना है। तो एक न्यायपूर्ण शहर वो है जहां हर वर्ग अपना अपना काम करे और दूसरे के काम में दखल न दे, और सबसे ऊपर तर्क यानी दार्शनिक राजाओं का शासन हो। सही, ये तो पूरी तरह से एक टॉप डाउन व्यवस्था है। हाँ, ये लोकतंत्र के विचार के एकदम विपरीत है। बिल्कुल, जहां हर नागरिक की राय का बराबर वजन माना जाता है। प्लेटो के लिए ये एक जहाज को चलाने के लिए यात्रियों से वोट कराने जाता था, बजाय इसके कि उसे सबसे अनुभवी कप्तान को सौंपा जाए। तो आज हमने प्लेटो के जीवन की एक झलक देखी, उनके पहलवान वाले निकनेम से लेकर उनके गुरु की मृत्यु के सदमे तक। फिर हम उनकी बनाई विचारों की दुनिया में गए, जहां असली चीजें नहीं बल्कि उनके आदर्श रूप मौजूद हैं। हाँ, हमने उस अंधेरी गुफा की यात्रा की और आखिर में दार्शनिकों द्वारा चलाए जाने वाले एक आदर्श राज्य का नक्शा देखा। ये सच में विचारों का एक पूरा ब्रह्मांड है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विचार आज भी कितने प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। क्या सच में एक वस्तुनिष्ठ सत्य है या सब कुछ व्यक्तिपरक है? क्या समाज का नेतृत्व विशेषज्ञों को करना चाहिए या जनता को? एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी इच्छाओं को कैसे संतुलित किया जाए? ये सारे सवाल प्लेटो ने उठाए थे और हम आज भी इनके जवाब खोज रहे हैं। हाँ, उनका असर इतना गहरा है कि एक मशहूर दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने कहा था कि पूरा पश्चिमी दर्शन प्लेटो के लिखे पर फुटनोट्स की एक श्रृंखला के अलावा कुछ नहीं है। ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये उनके प्रभाव के पैमाने को जरूर दिखाती है। उन्होंने वो सवाल पूछे जो आज भी हमें बेचैन करते हैं, और शायद यही एक महान दार्शनिक की असली पहचान है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ने के लिए,
प्लेटो का गुफा का रूपक कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी अपनी गुफाओं में परछाइयों को देखकर ही संतुष्ट हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है। सोशल मीडिया फीड, एल्गोरिदम द्वारा क्यूरेट की गई खबरों और इको चेम्बर्स की हमारी इस आधुनिक दुनिया में वो कौन सी परछाइयां हैं जिन्हें हम आज की असलियत समझ बैठे हैं?